तो इंडिगो के पार्ट 1 में बच्चों हमने देखा था कि गांधी जी ने जो है मुजफ्फरपुर पहुंच करके सारे वकीलों को ब्रीफ किया और उनसे पूछा कि आप किस तरह से इन किसानों की हेल्प करते हो। तो सारे के सारे लॉयर्स ने कहा कि गांधी जी हम इस तरह से इनके केसेस को कोर्ट में लेके जाते हैं और ये हमारी फ़ीस है। तो इतनी भारी भरकम फ़ीस सुन करके गांधी जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने फटकार दिया सारे लॉयर्स को। तो वो बोलते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन किसानों के केसेस को लॉ कोर्ट्स में ले जाने से फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे किसान जो है बड़े क्रश्ड हैं, फियर स्ट्राइकन हैं, इनके लिए कोर्ट्स यूज़लेस है। अगर हमको इनकी सच में मदद करनी ही है तो हमें इनके मन से अंग्रेज़ी सत्ता का डर निकालना ही होगा। अब सीन ये है कि चंपारण में जितनी भी ज़मीनें थीं वो सारी की सारी बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी और इन जागीरों के मालिक थे अंग्रेज़। और इन जागीरों में मतलब खेतों में काम करते थे भारतीय किसान। यहाँ की मुख्य व्यापारिक फसल थी इंडिगो और यहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे वो कंपेल करते थे, मजबूर कर देते थे यहाँ के किसानों को कि उन्हें इन खेतों में इंडिगो उगाना ही पड़ेगा। अब ये जो एग्रीमेंट था वो ये था कि ज़मीन के कुल 15% भाग पर इंडिगो उगाना ही पड़ेगा और जो भी फसल उगती है उसे एज अ रेंट ये सरेंडर कर देंगे। और ये चलता था लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स के तहत। अब सीन ये है कि करंटली ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है। अब ये वैसा ही काम करता है जैसा नेचुरल इंडिगो करता है, लेकिन नेचुरल इंडिगो को लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इन्होंने बैठ कर के मीटिंग करी आपस में सारे के सारे प्लांटर्स ने कि यार हमने इतने सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, जो किसान हमें इंडिगो देते हैं उसको बेच करके हम ये अमाउंट पाते हैं, तो हम एक काम क्यों ना करें, इन किसानों के पास में चलते हैं और बोलते हैं कि इतने सालों बाद जो आप हमें पेमेंट करने वाले हो वो आप हमें एक मुश्त पेमेंट कर दो, क्योंकि ये बड़ी हमें आपकी फ़िक्र है। क्योंकि जो इंडिगो की खेती थी बड़ी ट्रिकी थी, क्योंकि अगर आपने अपने खेत में इंडिगो की 3 से 4 फसल निकाल ली तो ज़मीन का वो 15% भाग पूरी तरह से बंजर हो जाता था। आप वहाँ पर घास का तिनका भी नहीं उगा सकते। तो ये बात किसान भी बहुत अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने ऑफ़र किया कि जो एग्रीमेंट हमारा हो रखा है वो क्या रखा था, कंपेल किया था इतने सालों तक आपको ये करना ही करना है कि आप जो है एक मुश्त हमको सारा हर्जाना दे दो और शेयर क्रॉपिंग से आप फ्री हो जाओ। अब शेयर क्रॉपिंग जो है बड़ी परेशानी से भरी हुई थी और कुछ किसान तो ऐसे थे जिन्होंने विलिंगली साइन कर दिया, क्योंकि वो बड़े रसूख वाले थे, थोड़े बड़े किसान थे और वो भी जानते थे कि अगर हमने अभी साइन नहीं किया तो आने वाले समय में ज़मीनें बंजर हो जाएगी, खाने को कुछ रहेगा नहीं, परिवार जो सड़क पर आ जाएगा। तो नॉर्मली जो बड़े किसान थे उन्होंने तो विलिंगली साइन कर दिया, मगर जो छोटे किसान थे जो पहले से ही बर्बाद हो चुके थे वो बेचारे कहाँ से देते कंपनसेशन। तो उन्होंने क्या किया, लॉ कोर्ट्स का रास्ता चुना। अब जाहिर सी बात है भैया, कानून अंग्रेज़ों का, रूल अंग्रेज़ों का, सत्ता अंग्रेज़ों की, कोर्ट अंग्रेज़ों के, वकील अंग्रेज़ों के, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकीलों जो वो है अंग्रेज़ों का। तो इंडियंस की कहाँ सुनवाई होने वाली थी। तो जब भारतीय किसान जो है न्याय की उम्मीद में लॉ कोर्ट्स में गए तो वहाँ पर उनको ठगा ही गया, तो वह अपने आप को और चीटेड महसूस करते हैं। अब इसी बीच में कमाल की बात ये रही कि भारतीय किसान वो जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो सो कॉल्ड हर्जाने की रकम ब्रिटिशों को दे दी थी कि भाई हमारा मतलब दिल थोड़ा सा भर आया है और हम आपके भले के लिए आपको शेयर क्रॉपिंग से फ्री कर रहे हैं, तो आप हमें हर्जाना दे दो। तो जिन किसानों ने हर्जाना दिया था, जब उनको ये पता चला कि दरअसल सिंथेटिक इंडिगो बन गया है और ये बहुत सस्ता मिलता है, अंग्रेज़ों का नुकसान हुआ ही नहीं है, तो इन अंग्रेज़ों ने भला हम लोगों से किस चीज़ का हर्जाना मांगा है। इन्होंने तो हमें धोखा दिया है, ठगा है। तो बड़े बड़े किसान जिन्होंने अपना पैसा दिया था हर्जाने के रूप में, वो सारे के सारे अपना पैसा वापस मांगने लगे।
तो एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बन गई थी, बड़ी ब्लास्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई थी भारतीय किसान और ब्रिटिश प्लांटर्स के बीच में। एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े धमाके को जन्म दे सकती थी यहाँ पर, और इसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में आगमन होता है हमारे रेस्पेक्टेड गांधी जी का चंपारण मुजफ्फरपुर में। तो गांधी जी इस पॉइंट पर चंपारण पहुंचे थे, तो उन्होंने जो है सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। तो सबसे पहले वो जाते हैं ब्रिटिश लैंड लॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास में। तो सेक्रेटरी से उन्होंने बोला कि भाई मुझे सारी ज़मीनों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितनी ज़मीनें हैं यहाँ चंपारण में, कितने किसानों की शेयर ग्रुपिंग अरेंजमेंट के तहत कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कितनों की ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, कितनों की होने वाली हैं, और क्या यहाँ जो टैक्स है वो टैक्स का पैरामीटर्स क्या है। तो मुझे सारी जानकारी चाहिए। अब इतना सुनते ही जो सेक्रेटरी था वो सीधा बोलता है कि भाई साहब आप जो है बाहर वाले हो, और हम किसी बाहर वाले को ये इतनी वाइटल और कॉन्फिडेंशियल खबर नहीं देते हैं। तो गांधी ने साफ साफ कहा मेरा देश है, मेरे लोग हैं, तो मैं बाहर का नहीं हूँ, आपको मुझे जानकारी देनी ही पड़ेगी। लेकिन सेक्रेटरी ने साफ साफ मना कर दिया। जैसे ही गांधी जी ऑफिस से निकले तो उसने क्या किया, सेक्रेटरी ने सीधा ही ब्रिटिश कमिश्नर को फ़ोन कर दिया, और कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हुए कि कमिश्नर ने तुरंत ही बुलवा भेजा गांधी जी को। तो तिरहत डिवीज़न, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही तिरहत डिवीज़न पड़ता था, तो वहाँ के कमिश्नर ने जो है गांधी जी को बुलवाया। गांधी जी जब वहाँ पर पहुँचे तो उसने क्या किया, गांधी जी को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर आप अपनी खैरियत चाहते हो तो इमीडिएटली आप यहाँ से चले जाओ। तो बहुत तरीक़ों से उन्होंने गांधी जी को डराया धमकाया, लेकिन हमारे गांधी जी कहाँ डरने वाले थे भाई। तो गांधी जी वहाँ से नहीं गए, तो उल्टा वो पहुँच जाते हैं मोतिहारी, जो कि चंपारण की कैपिटल था। तो उनके साथ साथ और बहुत सारे लॉयर पीछे पीछे हो लिए। तो रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। तो गांधी जी वहाँ से एक घर में रुके, और उसी घर को उन्होंने एज ए हेड क्वार्टर इस्तेमाल किया और अपनी जांच को जारी रखा। तो एक खबर आई वहाँ रहते हुए कि पास ही के गांव में किसी अंग्रेज़ ने किसी भारतीय किसान को बहुत बुरी तरह से मारा है। तो गांधी जी जो है उस किसान से मिलने का डिसाइड करते हैं, और अगले दिन हाथी की पीठ पर सवार होकर के वो उस गांव की तरफ रवाना होते हैं। अभी आगे वो थोड़ा गए भी नहीं होंगे कि ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट की मैसेंजर की जो गाड़ी है हाथी को ओवरटेक करती है, और जो मैसेंजर है गांधी के हाथ में एक ऑफिशियल ऑर्डर थमाता है और बोलता है मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। तो वहाँ से गांधी जी को सीधा लेकर के जाता है ऑफिस, और वहाँ पर एक नोटिस थमाता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुरंत चंपारण छोड़ करके चले जाइए। गांधी ने उस ऑफिशियल नोट पर साइन करके रेसिप्ट ले ली और उस पर लिख दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस में गांधी जी को कोर्ट का सम्मन मिल जाता है कि अगले दिन आप कोर्ट में पेश हो जाओ। अब सीन ये है कि पूरी रात गांधी जी को नींद नहीं आ रही। अब गांधी जी को नींद क्यों नहीं आ रही, देखो नया एरिया था और लड़ाई अंग्रेज़ों की अगेंस्ट थी। तो उस समय अंग्रेज़ों का जो पॉलिसी था वो यही था कि जो भी आज़ादी की बात करता है उसे इस तरह से एग्जीक्यूट करो कि उसका एग्जाम्पल सेट कर दो। तो बहुत मर्सीलेस होकर के अंग्रेज़ अपना वर्क कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि जब कोर्ट में उनको बुलाया गया है तो गांधी जी बहुत अच्छे से जानते थे कि कोर्ट में सुनवाई तो होने से रही, तो थोड़े परेशान थे, होना भी चाहिए था। तो रात को गांधी जी को नींद नहीं है। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे, उनको नींद नहीं आई। लेकिन गांधी जी ने क्या किया कि 3 काम ऐसे कर दिए जो गेम चेंजर थे। पहला काम उन्होंने ये किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि भाई आप जो है बिहार से अपने थोड़े प्रभावशाली दोस्तों के साथ में आ जाइए। एक इंस्ट्रक्शन भेज दी आश्रम में कि भाई यहाँ ये सिचुएशन है, यहाँ ये हो रहा है और मुझे कोर्ट का समन मिला है, तो पूरी जानकारी आश्रम में भेज दी। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था वो ये था, उन्होंने वायसरॉय को पूरी घटना की रिपोर्ट वायर्ड कर दी। पूरी घटना की रिपोर्ट वायर्ड कर दी भारत के वायसरॉय को।
पूरी घटना की रिपोर्ट वायर्ड कर दी, भाई सर यहाँ ये हो रहा है और ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो मॉर्निंग के ये 3 जो काम थे बड़े गेम चेंजर थे, आप समझ रहे हैं। भारत के वाइसरॉय को किया, चलो आश्रम में तो करना भी था, राजेंद्र प्रसाद को तो करना भी था, लेकिन भारत के वाइसरॉय को उन्होंने वायर्ड कर दिया। यानी जिनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हीं के सुप्रीमो को मैसेज करते हैं कि ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सुबह के समय मोतिहारी जो कस्बा था सारा का सारा किसानों से खचाखच भरा हुआ था। कोई भी नहीं जानता था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या करके आए, किसी को नहीं पता था गांधी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में। तो वो तो केवल इतना जानते थे कि कोई महात्मा जी हैं जो उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं और अब अंग्रेज़ उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो कोर्ट हाउस के बाहर हज़ारों की तादाद में भारतीयों का ये जो प्रदर्शन हो रहा था, दरअसल उनकी अंग्रेज़ों से गुलामी की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम था। तो ऑफिशियल्स ने जब इतनी भीड़ देखी तो उनके हाथ पैर फूल गए। वो खुद सोचते यार कौन है ये आदमी जिसके पीछे पीछे इतनी हज़ारों की भीड़ आ गई, तो घबरा गए वो। तो गांधी जी जो है पूरी भीड़ को शांत करने में अंग्रेज़ों की हेल्प कर रहे थे। तो वो जो है अंग्रेज़ों को कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे थे कि तुम्हारी वो ताकत, देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by the Indians, कि तुम्हारी वो ताकत जिसे पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रखा था, तुम्हारी उसी ताकत को इन भारतीयों ने चुनौती दी है। तो अंग्रेज़ सरकार बौखला गई थी। तो प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट करी जज से कि सर जो है ट्रायल को टाल दिया जाए, और टालना लाजमी भी था क्योंकि वो मूड बना करके आए थे गांधी को सज़ा देनी है। लेकिन बाहर जितनी भीड़ खड़ी हुई है, अगर भीड़ को गुस्सा आ जाता तो आई डोंट नीड टू टेल यू भीड़ जो है क्या करती उनका हाल। तो प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट करी कि ट्रायल को पोस्टपोन कर दे, और अथॉरिटीज़ पोस्टपोन करने के पीछे लॉजिक ये था कि अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहती थी, करना भी चाहिए था भाई। तो गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया हो रही देरी का। वो बोलते हैं कि भाई मैं गिल्टी हूँ, एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि मैं जिस काम के लिए आया था और जिस काम के लिए आपने मेरे को दोषी बनाया है उसमें इन्वॉल्व हूँ, और मैं जो है कोई गलत नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पर आया था जो है इन लोगों की सेवा करने, तो मैं इनकी सेवा करना भी नहीं छोड़ूंगा। और आपने मुझे बुलाया तो आपके बुलाते ही मैं आ भी गया। तो कानून तोड़ने वाले की इमेज भी मैं नहीं बनाना चाहता। तो आपने जिस केस में, जिस रेफरेंस में, जिस मैटर में मुझे बुलाया है वो मैं पहले ही बता दूं कि उसमें मैं दोषी हूं, और आपको मुझे जो भी सज़ा देनी है वो मुझे दे दीजिए। तो मेरी मंशा जो है किसी ख़ास व आम की रेस्पेक्ट या तवज्जो पाने की नहीं है। मेरी तो इच्छा इतनी सी है कि मैं जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता हूँ, जो भगवान की आवाज़ है, और वो यही कहती है कि मानव मात्र की सेवा करो। तो गांधी जी ये बात कोर्ट हाउस में बोलते हैं और सीधा सीधा छाती ठोक के बोलते हैं कि मेरी जो भी सज़ा है मुझे दीजिए, मैं आ गया हूँ। अब मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि वो 2 घंटे के बाद अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन 2 घंटे के लिए गांधी जी ज़मानत दे दे। गांधी जी ने साफ साफ कहा तुमने बुलाया मैं आ गया, ज़मानत कुछ नहीं, सज़ा देनी है तो दो, नहीं मामला रफा दफा करो। अब इतनी ब्लंटली, इतनी क्लियरली कोई बात बोल दे तो जाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट भी देख रहा था कि बाहर हज़ारों की भीड़ खड़ी हुई है, तो अगर ज़्यादा फोर्स किया ज़मानत वगैरह के लिए तो भीड़ वायलेंट हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगी, क्योंकि गांधी जी उस समय जो है एक तरह से भगवान की एक इमेज बना चुके थे भारतीय किसानों के दिल में। तो उनके अगेंस्ट छोटी सी गलती वहाँ के ऑफिशियल्स की उनके लिए बहुत भारी पड़ सकती थी। तो मजिस्ट्रेट ने कहा चलो ठीक है गांधी जी, हम आपको विदाउट बेल 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं, 2 घंटे के बाद हम फैसला सुनाएंगे। तो 2 घंटे के बाद जब कोर्ट हाउस वापस स्टार्ट होता है तो जज बोलता है कि हम कई दिनों तक अपना फैसला नहीं सुना पाएंगे, और इसी बीच गांधी जी को आज़ाद घूमने की परमिशन है। अब ध्यान दीजिए कि नॉर्मली ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ऑफिसर्स थे, जो भी कोई इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करता था उसको सीधा जेल में ठूंस देता था। लेकिन यहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी जो बड़े ज़ोर शोर से बिना डरे, बिना रुके, बिना थके पूरे के पूरे चंपारण में आज़ादी की लहर जगा रहा है, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट एक माहौल तैयार कर रहा है, उस आदमी को उन्होंने खुला छोड़ दिया। कमाल की बात है ना।
तो इसी बीच राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और अन्य प्रोमिनेंट लॉयर जो हैं बिहार से आ गए थे। तो गांधी जी ने उनसे चर्चा करी कि अगर अभी तो चलो जो है ट्रायल जो है पोस्टपोन हो गई है थोड़े दिनों के लिए, लेकिन अगर उनको जेल हो जाती है तो इस आंदोलन का क्या होगा। तो सारे के सारे वकील और लॉयर जो प्रसाद बाबू के साथ में आए थे सीधा सीधा बोलते हैं कि देखिए गांधी जी, हम तो जो है आपकी यहाँ एडवाइस करने आए थे, आपकी हेल्प करने आए थे। अगर आप ही जेल चले गए तो हम सलाह वगैरह किसको देंगे, हम तो घर चले जाएंगे। अब इतना सुनते ही जो है राजेंद्र प्रसाद जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो सीधा सीधा बोलते हैं, बोले आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। गांधी जी हम लोगों के बीच में बिल्कुल अजनबी हैं, कहाँ से आए हैं, हमको जानते भी नहीं, लेकिन आज हम लोगों की वजह से, हमारे लोगों की वजह से इनको इतनी परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए जेल जाने को तैयार हैं। और हम लोग जो यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ के लोगों को अपना कहते हैं, और आज जब अपनों के लिए सच में कुछ करने की बारी आई तो हम बोलते हैं घर चले जाएंगे। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। तो जब प्रसाद बाबू ने थोड़े से झकझोर देने वाले टोन में सबको झिंझोड़ा तो सबको अकल आई कि यार बात तो प्रसाद बाबू सही बोल रहे हैं। तो सभी वकीलों ने गांधी के पास आकर के कहा, गांधी जी डोंट वरी, हम भी आपके साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, बताइए क्या करना है। तो ये सुनकर के गांधी जी बड़े खुश होकर बोलते हैं, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये मान लो हमने चंपारण की लड़ाई जीत ही ली है। तो उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया और उसमें कुछ मार्किंग करी, नंबर्स लिखे और बोला कि इस मार्किंग के अकॉर्डिंग ही सभी लोग अपने आप को कोर्ट में अरेस्ट करवाएंगे। तो इस पार्ट में इतना ही लेंगे, अगले वाले पार्ट में हम कहानी के इवेंट्स को और आगे बढ़ाएंगे। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।